हेलो बच्चों, तो आज हम कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान विषय के अध्याय दोलन अर्थात ऑसिलेशन के पार्ट 2 वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और पिछली वीडियो में हमने इसके बारे में जनरल चीज़ें समझ ली थी। आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे और आवर्ती गति में किस तरीके से आवर्तकाल बदलता है या आवर्तकाल किसे कहते हैं और आवृत्ति किसे कहते हैं वो समझेंगे। और एक और टॉपिक है उसके बारे में सीखेंगे हम। तो सबसे पहले हमने पिछली वीडियो में आवर्ती गति या आवर्त गति के बारे में पढ़ा था कि कुछ निश्चित समय अंतराल के बाद जो पुनरावृत्ति करती है, जैसे सन है, सन के अराउंड अगर प्लैनेट घूम रहे हैं तो प्लैनेट कैसे, यानी कि जो ग्रह चक्कर लगाते हैं तो वो एक निश्चित समय अंतराल के बाद वो चीज़ दोबारा दोहराते हैं, यानी कि जहाँ पे रिपीटेटिव मोशन होता है उसको हम कहते हैं आवर्ती गति, पीरियोडिक मोशन। ठीक है, जहाँ पे आपके पास रिपीट रिपीट होती रहती है गति। इसी तरीके से हमने यहाँ पे एक ऑसिलेशन भी समझा था कि दोलनीय गति फिर किसे कहते हैं, क्योंकि जो सूर्य की गति है वो थोड़ी अलग है। जब हम पेंडुलम के मोशन की बात करते हैं तो वो इसलिए है क्योंकि वो साम्य स्थिति के इधर-उधर गति करती है, टू एंड फ्रो मोशन करती है। बस वहाँ पे ये चीज़ डिफरेंस था, वो जो टू एंड फ्रो मोशन था, इसीलिए हम उसे दोलनीय गति या काल्पनिक गति कहते हैं और दोनों में हमने डिफरेंस भी देख लिया था। कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे, ये 3 एग्जाम्पल्स, और इनकी सहायता से हमने देखा था। एक कीट वाला था, ये सीढ़ी वाला था, और ये फिर हमने बॉल को नीचे फेंका था, फिर ऊपर आई थी। तो उसके साथ हमने देखा था कि किस तरीके से पुनरावृत्ति हो रही थी। आज हम समझेंगे कि आवर्त गति का आवर्तकाल क्या है। देखिए, यहाँ पे मैंने क्या कहा था, जिसमें वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी पुनरावृत्ति करती है, यानी कि वो गति को दोहराती है। तो ये जो निश्चित समय अंतराल होता है, जिसके बाद वही गति वापस से दोहरा रही है, यानी कि वही गति वापस से हो रही है, वापस से हो रही है, उस टाइम को, उस टाइम फ्रेम को हम कहते हैं, इस निश्चित समय अंतराल को कहते हैं हम आवर्तकाल, जिसे हम टाइम पीरियड कहते हैं और कैपिटल टी से हम दिखाते हैं। जैसे ये कीट वाला एग्जाम्पल आपको याद होगा, इसमें क्या हो रहा था कि जो वो कीट था वो पहले इतना चल रहा था और फिर वो नीचे आ रहा था। इस पर्टिकुलर टाइम के बाद वो वापस ऐसे ऊपर चल रहा था, फिर नीचे आ रहा था। इसका मतलब इस तरीके से उसकी गति हो रही थी। तो ये जो निश्चित समय अंतराल था, इसमें ये गति हुई थी, ये पूरी। और इसके बाद यही गति, इस टाइम के बाद यही गति वापस से हो रही है। तो ये जो टाइम अंतराल है, यानी कि समय अंतराल है, टाइम अंतराल नहीं, समय अंतराल, इसको हम कहते हैं आवर्तकाल। ठीक है, टाइम पीरियड कहते हैं। तो इसको हम डिफाइन करते हैं कि वो न्यूनतम, क्योंकि ये न्यूनतम समय अंतराल है, मिनिमम टाइम है जिसके बाद ये चीज़ हो रही है, जिसके बाद गति की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, इसको हम इसका जो मात्रक होता है उसको हम सेकंड कहते हैं और एसआई मात्रक ये इसका होता है। अब इसमें फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, आवृत्ति किसे कहते हैं? देखिए, फ्रीक्वेंसी में अब हम ये बोलते हैं कि इस पूरे आवर्तकाल में, यानी कि इस पूरे समय में वस्तु कुछ ना कुछ चक्कर लगाती है ना? तो जितने भी चक्कर लगाती है, हम अगर उसको 1 सेकंड के हिसाब से बताएँ कि प्रति इकाई समय में, जैसे मैं 1 सेकंड की बात करूँ, तो 1 सेकंड में उसने कितने चक्कर लगाए, ये बताती है हमें आवृत्ति। जैसे मैं आपको ये कह रही हूँ कि इस आवर्तकाल में उसने 1 चक्कर लगाया है ना? तो अगर मैं ये पूछूँ कि 1 सेकंड में उसने कितना चक्कर लगाया, तो इस पूरे चक्कर का जितना भी भाग होगा, जैसे मान लिया अगर उसने इसका आधा लगाया, तो इसका आधा चक्कर उसने लगाया, तो वो उसकी आवृत्ति थी। ठीक है? यानी कि हम समय अंतराल, मतलब इस आवर्तकाल के हिसाब से उसे बताएँगे। और नॉर्मली हम इसे ऐसे डिफाइन करते हैं कि नॉर्मली तो ये आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है फॉर्मूले के हिसाब से, पर इसकी डेफिनेशन हम देते हैं प्रति इकाई समय में दोलनों की संख्या, यानी कि इस पूरे टाइम के अंदर 1 सेकंड अगर मैं लूँ, प्रति इकाई समय यानी कि जैसे मैं सेकंड में अगर समय को नाप रही हूँ, तो 1 सेकंड में कितने वो चक्कर लगा लेती है। जैसे ये पेंडुलम 1 सेकंड में कितना चक्कर लगा लेता है। मान लिया वो पूरा चक्कर नहीं लगाता तो उसका आधा लगाता होगा, उसका 1/3 लगाता होगा, 1/4 लगाता होगा, जितना भी। तो वो उसको हम डिफाइन करते हैं आवृत्ति से, यानी कि फ्रीक्वेंसी से। ठीक है? 1 इकाई समय में, जैसे मैं 1 सेकंड कहा, ठीक? इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए इसमें। अब इसको हम दिखाते हैं इससे, जो ये कहने का मतलब है व्युत्क्रम, वो ये है कि न्यू से हम इसे दिखाते हैं, ये हमने पहले भी देखा हुआ है, और ये या तो हम इसे एफ से दिखाते हैं। ठीक है? क्योंकि हमने इसका यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे अगर हम, वैसे मैं ये बाद में ही बताऊँगी, कोणीय आवृत्ति की बात करेंगे। हमने पहले किसी चैप्टर में भी बात की हुई है कोणीय आवृत्ति की, तो ओमेगा से भी हम बाद में कोणीय आवृत्ति को दिखाएँगे, वरना नॉर्मल आवृत्ति को आप इससे दिखाते हैं, न्यू या एफ से। इसको आप न्यू कहते हैं। ये जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ये वी नहीं है, ये आपके पास न्यू है। इसे हम इस तरीके से दिखाते हैं, वो वी जैसा लगता है। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आवर्तकाल का व्युत्क्रम, क्योंकि ये ठीक आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है। इसलिए हम उस पूरे टाइम फ्रेम में देख रहे हैं कि 1 इकाई समय में कितने दोलनों की संख्या है, कितने चक्कर लगे हैं। ठीक है? यहाँ पे हम दोलनों की संख्या कहते हैं। जब हम दूसरी गतियों की बात करते हैं, कहीं-कहीं पे हम चक्करों की बात करते हैं, तो वहाँ पे आवृत्ति इसको कहते हैं। अब आवृत्ति का मात्रक क्या हो गया?
1/t है, तो t का अगर सेकंड है तो सेकंड को ऊपर लेकर जाएँगे अंश में, तो वो सेकंड की घात -1 हो जाएगा, जिसे हम हर्ट्ज़ कहते हैं, ठीक है? इसी को हम एक और चीज़ भी कह सकते हैं, क्योंकि देखिए, हम ये चीज़ तो हम समझ गए, hz से इसे दिखा रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में। 1 दोलन पर सेकंड, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उस एक प्रति इकाई समय में कितने दोलन हुए हैं। यही तो लिखा है, प्रति इकाई समय में दोलनों की संख्या। यानी कि जो भी हम कहते हैं प्रति इकाई समय, यानी कि हम उसमें देख रहे हैं तो उसको हम नीचे लिखते हैं, और जितने दोलन आए वो ऊपर लिख रहे हैं। तो यानी कि दोलन बटे सेकंड, यानी कि नीचे तो आप समय को लिख रहे हैं, तो दोलन बटे सेकंड, ये इसकी डेफिनेशन से भी आप देख सकते हैं, और उसी को हम ये कहते हैं, क्योंकि दोलन तो ये है कि आपने नंबर ऑफ चक्कर या दोलन कितने लगाए हैं। चक्कर नहीं बोलेंगे यहाँ पे, दोलन बोलेंगे, क्योंकि चक्कर तो नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे दोलन हो रहे हैं आपके पास, ठीक है? तो ये चीज़ है आवृत्ति आवर्तकाल। इसके अंदर देखते हैं हम क्या समझेंगे आज। विस्थापन समय फलन के रूप में, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम विस्थापन कहते हैं, एज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को हमने केवल इस तरीके से देखा है, हमने गेंद फेंकी, वो कहाँ पे शुरू में थी, जहाँ पर तक वो गई, प्रारंभिक और अंतिम, मतलब अंतिम और प्रारंभिक बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, हमने इस रूप में अभी तक विस्थापन को पढ़ा है। लेकिन विस्थापन का यूज़ हम बहुत सारे अर्थों में कर सकते हैं। तो वो आज हम चीज़ सीखेंगे इसके अंदर, ठीक है? हमने ये चीज़ सीखी हुई है कि किसी कण के विस्थापन को उसकी स्थिति सदिश के परिवर्तन के रूप में कैसे लिखें। ये हमने शायद 3rd चैप्टर में सीखा था, जहाँ पे हमने ऐसे दिखाया था कि मान लिया ये एक कण है, उसकी स्थिति ये r होगी, फिर यहाँ से वो यहाँ चला जाता है, तो उसकी स्थिति इस मूल बिंदु के सापेक्ष ये होगी r डैश। तो फिर हमने इस डेल r को डिफाइन किया था कि ये कितना होगा, आपको याद होगा ये एक्स वाई जेड के टर्म्स में, ये सीखा है हमने, या किसी गेंद वाले एग्जाम्पल में जो मैं बता रही थी उसको सीखा है। लेकिन हम इस विस्थापन का यूज़ बहुत सारे अलग-अलग तरीकों में भी कर सकते हैं। व्यापक अर्थों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वही हम उसका ही एक इस्तेमाल हम आवर्ती गति में भी करेंगे, ठीक है? जैसे इस एग्जाम्पल को समझिए, यहाँ पे क्या है कि अगर मान लिया ये स्प्रिंग यहाँ पे थी और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा था, यानी कि इस स्थिति में, और फिर हमने उस स्प्रिंग को क्या किया है, आपने उस स्प्रिंग को थोड़ा इस तरीके से खिसकाया है, यानी कि लेफ्ट साइड में खिसकाया, तो वो लेफ्ट साइड में खिसका के यहाँ से यहाँ पे स्थापित हो गई। एक मिनट, यहाँ से यहाँ पे, ठीक है? यानी कि ये जो एक्स दूरी दिख रही होगी, तो वो यहाँ पे इसका बीच वाला हिस्सा आ गया, इस तरीके से वो स्थापित हो गई। तो यहाँ से जब आप इस तरीके से स्थापित करेंगे, तो स्प्रिंग थोड़ी इस तरीके से संपीड़न होगा, यानी कंप्रेस होगी ना स्प्रिंग, तो स्प्रिंग कंप्रेस होने पर वापस एक विस्थापन आएगा, तो हम इस विस्थापन के रूप में भी विस्थापन का यूज़ करते हैं। अब ज़्यादा मैं फ़ोर्स पे नहीं जाऊँगी, फ़ोर्स किस तरफ होगा क्या, लेकिन विस्थापन का यूज़ हम इस तरीके से भी करते हैं, इस एक्स को दिखाने के लिए कि किस तरीके से उसकी स्थिति चेंज हुई, ठीक है? एक और विस्थापन का यूज़ मैं आपको बताती हूँ, जो अब हमने सीखेंगे भी इस चैप्टर में, जब हम पेंडुलम की गति देखेंगे। जब पेंडुलम इस तरीके से इधर जा रहा है, तो वो अपनी माध्य, मतलब मान लिया माध्य स्थिति ऐसी है, अभी वो यहाँ है, तो यहाँ गया, तो यहाँ यहाँ से जो ये कोण बन रहा है, दिख रहा होगा आपको ऐसे करके, यानी कि यहाँ से जब वो यहाँ से यहाँ गया, ठीक है? तो ये वाला जो कोण बन रहा है, ये कोण आपके पास ये वाला कोण है, ठीक है? ये वाला कोण, अब जब वो यहाँ से इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, तो ये कोण बदल रहा है। तो इस कोण के बदलने के टर्म्स में भी हम विस्थापन बोल सकते हैं कि विस्थापन बदल रहा है। यानी कि समय के साथ-साथ ये विस्थापन बदल रहा है, हम ये बोल सकते हैं। जबकि ये विस्थापन ऐसा विस्थापन नहीं है कि जो सीधी रेखा में है, या फिर ये ब्लॉक के टर्म्स में जो था वो है, ऐसा नहीं है। तो ये विस्थापन हम कोणीय विस्थापन के टर्म्स में भी इसको बता सकते हैं, और भी बहुत सारे अलग-अलग तरीके। हमने ये देखा कि समय के साथ जो चीज़ें बदल रही है। अब एक और 2-3 एग्ज़ाम्पल हम बताते हैं। तो यहाँ से हम एक चीज़ समझे, लेकिन कि किसी भी विचारणीय भौतिक गुण में समय के साथ परिवर्तन के रूप में हम विस्थापन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने उस ब्लॉक को देखा कि समय के साथ उसकी स्थिति चेंज की, उसको हम विस्थापन बता सकते हैं। ये पेंडुलम की स्थिति, ये अब जहाँ यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर यहाँ आएगी, तो उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है समय के साथ, वो भी हम विस्थापन से बता सकते हैं। और मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ आपको, जैसे होता है एसी परिपथ, ठीक है? एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट। तो उस अल्टरनेटिंग करंट में अगर हम उसको संधारित्र के सिरों के बीच जोड़ देते हैं, अभी जस्ट समझिए, संधारित्र 2 प्लेटें हैं, मान लिया 2 प्लेटें, और 2, एक में प्लस चार्ज है, एक में माइनस चार्ज है, उन दोनों के बीच अगर जोड़ देते हैं, तो उनके और समय के साथ उनमें भी तो वोल्टेज चेंज होगी, क्योंकि हमने समझा हुआ है कि प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा हम ऐसे डिफाइन करते हैं ना, ऐसे, यानी कि जो जिसका मान बदलता है समय के साथ। तो इसका मतलब जब संधारित्र की प्लेटों के बीच आप रखेंगे, संधारित्र की प्लेट आपने शायद पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा तो जस्ट मान लीजिए ये है, ये समांतर पट संधारित्र मान लिए।
तो पैरेलल प्लेट है ये, और उसमें हमने इस कैपेसिटर में हमने अगर प्रत्यावर्ती धारा भेजी, तो वहाँ पे उसकी वोल्टेज में चेंज होगा, क्योंकि ये तो चेंज होती है समय के साथ। तो उसकी वोल्टेज को भी हम विस्थापन के रूप में दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो समय के साथ चेंज हो रहा है। वो भौतिक गुण क्या है? वोल्टेज, और वो समय के साथ चेंज हो रहा है। इसी तरीके से आप दाब के टर्म्स में बता सकते थे। जैसे ध्वनि तरंगें जब चलती हैं, तो दाब में परिवर्तन होता है ना? जैसे यहाँ से जब आप जैसे लाउड स्पीकर से जब आवाज़ आती है, तो दाब में परिवर्तन होता है, और फिर वो दाब में परिवर्तन को भी आप यहाँ से इस मतलब वो समय के साथ परिवर्तित हो रहा है ना, मतलब वो यहाँ पे कुछ था, यहाँ पे ऐसे करके, तो इसको भी आप विस्थापन के टर्म्स में बता सकते हैं, ठीक है? मतलब जो चीज़ समय के साथ परिवर्तित हो रही होगी, जो भी गुण, उसको आप उसमें परिवर्तन को आप विस्थापन से बता सकते हैं। और एग्ज़ाम्पल जैसे प्रकाश तरंगों के संचरण में विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, तो उसमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होते हैं। वहाँ परिवर्तन होता है, उसको आप विस्थापन के टर्म्स में बता सकते हैं। तो हम ये समझे इन चीज़ों से कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? आवर्ती गति। ये जस्ट बेस बनाने के लिए था कि विस्थापन का यूज़ हम कहाँ-कहाँ कर सकते हैं। हम आवर्ती गति के बारे में पढ़ रहे हैं। आवर्ती गति क्या होती है? जिसमें कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद वो चीज़, वो गति वो रिपीट हो रही है। तो इसका मतलब हम उस गति को दिखाने के लिए, क्योंकि वो समय के साथ बदल रही होगी, उसके लिए भी किसका उपयोग कर सकते हैं? विस्थापन का उपयोग कर सकते हैं। तो इसीलिए हम ये जो दोलन हो रहे होंगे ना, दोलन यानी कि ये टू एंड फ्रो मोशन, इसमें भी किसका यूज़ कर सकते हैं? विस्थापन का यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे भिन्न-भिन्न समयों में विस्थापन चर की माप लेते हैं, ठीक है? इसका यूज़ हम कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट का। तो ये हम समझ बस एक चीज़ याद रखिएगा कि हम थोड़ा इसके बारे में आगे भी समझेंगे, लेकिन अभी आवर्ती गति में जो विस्थापन को हम समझेंगे, वो समय के गणितीय फलन के रूप में देखेंगे कि कैसे ये चेंज हो रहा है। समय के गणितीय फलन के रूप में हम कैसे इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, जो आवर्ती रूप से बदलता है। आवर्ती रूप से यानी कि जो जैसे हम कह रहे हैं ना, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, यानी कि पीरियोडिकली वो चेंज हो रहा है, समय के साथ उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। वो हम इसका एक फ़ंक्शन चूज़ करेंगे, और फिर उससे हम आवर्ती गति को दिखाएँगे, ठीक है? वो विस्थापन वाला होगा, मतलब वो फलन विस्थापन को दिखाएगा आवर्ती गति के लिए, ठीक है? तो समझ गए आप कि आवर्ती गति में हम कैसे विस्थापन का यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम सबसे सरलतम हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करना चाह रहे हैं, मतलब प्रूफ यानी कि हम दिखाना चाह रहे हैं इसको मैथमेटिकली। तो इसके लिए हम सिंपल सा एक फलन लेते हैं, जैसे एफ टी इज इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी, या आप ए साइन ओमेगा टी भी ले सकते हैं, ठीक है? अब आपने ये क्यों लिए? ये सिंपल सा सोचने वाली बात है, क्योंकि आपने ये मैथ्स में पढ़ा हुआ होगा कि ये जो कॉस होता है, ये जो साइन, अब यहाँ पे अभी ज़्यादा मत सोचिएगा कि ये ओमेगा क्या होता है। जैसे आपको याद आ रहा होगा कि ये ओमेगा कोणीय आवृत्ति होती है, या ए क्या होता है। अभी आयाम होता है, जस्ट मैं इतना बता रही हूँ, बाकी कुछ नहीं, आगे हम समझेंगे इन चीज़ों को। तो ये बस आप समझिए कि ये हमने एक फलन लिया है, ये दोनों अलग-अलग ले रखे हैं। तो ये कैसे आवर्ती फलन आवर्ती गति को दिखाएँगे? ये आवर्ती फलन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जब आप ओमेगा टी में, जैसे यहाँ पे लिखा है कि फलन के पूर्णांक ओमेगा टी में अगर आप 2 पाई रेडियन या इसके किसी पूर्णांक गुणज की वृद्धि कर दें, तो भी फलन का मान चेंज नहीं होगा। और फलन का मान जब चेंज ही नहीं होता, तो इसी को तो हम इसी में तो हम आवर्ती गति को देखते हैं कि आवर्ती गति जो लगातार बदल रही है, और एक टाइम के बाद वो अपनी पुनरावृत्ति कर रही है, ठीक है? यानी कि एक टाइम आया, उसने पूरा चक्कर लगाया, वापस फिर वो वही चक्कर लगा रही है। तो इसी को तो हम आवर्ती गति कहते हैं। तो ये हमें इसको दिखाने के लिए, इस पूरी गति को दिखाने के लिए एक ऐसा फ़ंक्शन चाहिए जो ऐसी ही प्रवृत्ति रख रहा हो, जो ऐसी ही टेंडेंसी रख रहा हो। उस फलन को हमने चूज़ किया, ये या ये, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। अब ये क्यों लिए हैं? क्योंकि हमें पता है कि जो कॉस होता है या साइन होता है, अगर मैं उसमें ये जो उसका कोण होता है, उसमें अगर मैं प्लस 2 पाई जोड़ दूँ, या फिर 2 पाई का कोई पूर्णांक गुणन, जैसे कि अगर आप 2 पाई करते हैं, 2 पाई प्लस ओमेगा टी। अगर मैं पूछूँ कॉस में इसका मान क्या होता है? तो कॉस 2 पाई, अगर मैं इसको सॉल्व करने को कहूँ, तो हम ये करते हैं ना, तो हम यहाँ पे 2 पाई कहते हैं, यहाँ पे 90 कहते हैं, यहाँ पे 0 भी होता है पहले, फिर यहाँ पे 90, फिर यहाँ पे 180, फिर यहाँ पे 270। ये आपने किया होगा, ठीक है? तो यहाँ पे जब हम करते हैं, तो यहाँ पे सारे पॉज़िटिव होते हैं, यहाँ पे साइन पॉज़िटिव होता है, इस तरीके से। यहाँ से यहाँ जाने पर ये 2 पाई जब पूरा हो जाता है, तो वो दो जो कॉस रहता है वो सेम ही आता है। ये आपका कॉस ओमेगा टी ही आने वाला है। क्योंकि जब आप 2 पाई प्लस ओमेगा टी करेंगे, तो आप 2 पाई माइनस कर सकते हैं। तो 2 पाई माइनस जब आप करेंगे, तो 2 पाई माइनस 2 पाई माइनस ओमेगा टी आएगा। एक बार करके दिखा देती हूँ। इसको जब आप कॉस, एक बार मैं थोड़ा-सा स्पेस खाली करती हूँ पहले यहाँ से, फिर आपको दिखाती हूँ। जैसे अगर हमने लिखा कॉस, और यहाँ पे लिखा आपने 2 पाई प्लस ओमेगा टी।
इसको जब आप निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? कॉस जैसे मैंने लिखा 2 पाई माइनस, ये आपने मैथ्स में सीखा होगा तो मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगी इसमें, -2 पाई और इसमें भी माइनस ओमेगा टी आ जाएगा। अब ये कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही आप निकालते हैं ना इसका मान, जहाँ पे आप देखते हैं क्योंकि कॉस पूरा का पूरा पॉज़िटिव कहाँ पे था? 4th वाले क्वाड्रेंट में था। फर्स्ट में भी हो सकता था लेकिन उसमें 0 माइनस करना होता या 90 प्लस करना होता। 90 माइनस या फिर 0 प्लस करना होता। तो इसमें भी हो सकता था लेकिन मैंने सीधे 2 पाई माइनस किया क्योंकि मुझे पता था कि वो 4th क्वाड्रेंट में कॉस प्लस होता है। तो कॉस यहाँ पे आएगा माइनस ओमेगा टी। अब ये जो चीज़ है पूरा का पूरा, ये तो आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे कि कॉस माइनस जब एक्स होता है तो उसको आप कॉस एक्स ही लिखते हैं, जब वो ब्रैकेट में आता है तो ये कॉस ओमेगा टी ही आ जाएगा। मैंने ए नहीं लिया इसके आगे वाला, जस्ट बताने के लिए कि ये चेंज नहीं होता। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे 2 पाई की जगह 4 पाई प्लस ओमेगा टी भी रखते तो भी यही आता आंसर। इसी तरीके से साइन में भी ऐसे ही आता है क्योंकि ये पूरे के पूरे एक चक्कर होने के बाद अपने आप को वापस रिपीट करते हैं। यही चीज़ आपके पास आनी होती है, इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है? इसीलिए हमने आवर्ती गति को दिखाने के लिए इस गणितीय फलन का यूज़ किया, या तो इसका। अब देखिए ये इसका मतलब ये है कि ये आवर्ती गति को बता रहा है या ये भी बता सकता है आवर्ती गति को। तो इनका जो एक कॉम्बिनेशन हम ले सकते हैं, वो भी आवर्ती गति को बताएगा, तो उसको भी हम लेके देखेंगे अभी। ख़ैर यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है बात कि ये जो यहाँ पे t होगा, यहाँ पे t आवर्तकाल होगा, t इज़ इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये हमें पता है। जैसे ये मैंने आपको बताया हुआ है 2 पाई अपॉन टी होता है ना? तो टी को हम उधर लेकर चल जाएँ, ऐसे कर लें, ओमेगा को नीचे लेकर आ जाएँ तो ये इतना हो जाता है। ये वाला टी है, जो वहाँ पे टी दिख रहा है आपको स्मॉल टी, वो चीज़ है। ठीक है? ख़ैर ये चीज़, और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं फिर कि यानी कि इस वाले समयांत मतलब जो आवर्तकाल है उसकी पुनरावृत्ति कर रहा है ये स्मॉल टी। यानी कि इस टी को जब ये प्लस टी हो जाएगा, तो इसके बाद ये अपने आप को रिपीट करेगा। ये चीज़ ये बता रही है कि ये फ़ंक्शन ऐसा करेगा। ये चीज़ इसको दिखाने के लिए यहाँ पे लिखी गई है। अब चलिए, अब हम इसका कॉम्बिनेशन लेते हैं, यानी कि ज्या और कोज्या यानी कि साइन और कोसाइन का हमने क्या ले लिया, रेखीय संयोग। तो अगर ये अलग-अलग दिखा रहे थे आवर्ती फलनों को ये, तो इसका मतलब ये साथ में भी आवर्ती गति को दिखा रहे होंगे। इसी को हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा इसे, क्योंकि इसका यूज़ हम एक क्वेश्चन में भी करेंगे। कुछ क्वेश्चन्स हैं कि हम कैसे पहचानें कि कोई गति आवर्ती गति है, तो वहाँ पे यूज़ करेंगे। देखिए, इसी चीज़ को मैं डिफाइन कर सकती हूँ किसी और टर्म्स में भी। कैसे? मैं मान लेती हूँ कि ए का मान मैं कुछ रखती हूँ और बी का कुछ। तो मैं यहाँ पे ऐसा लेकर आना चाहती हूँ कि साइन का फ़ॉर्मूला बनाना चाहती हूँ। तो इसीलिए मैंने ए का मान कॉस के टर्म्स में लिया है। कैसे लिया है? जैसे ए इज़ इक्वल्स टू लिया है डी कॉस फाई, ताकि यहाँ पे कॉस और साइन रहे। अलग-अलग कोण में है, कोई बात नहीं। और यहाँ पे बी का मान लिया है डी साइन फाई। ठीक है? जब मैंने ये लिया, इसके बाद मैंने यहाँ पे इसको पुट करके देखा। ये रख दिया मैंने इस वाली समीकरण में मान। अब इसके बाद ये फ़ॉर्मूले में d अगर मैं बाहर ले लूँ कॉमन दोनों में से, तो ये जो अंदर बचेगा वो आपको किस चीज़ का फ़ॉर्मूला लगेगा? साइन a प्लस b का, क्योंकि साइन a प्लस b क्या होता है? साइन a कॉस b, कॉस a मतलब प्लस में कॉस a साइन b। उसको मैं लिख दिया, इस पूरे टर्म को मैंने लिख दिया इस तरीके से। ठीक है? साइन a प्लस b। ऐसे ही फाई प्लस ओमेगा t भी लिख सकते थे आप, तो मैंने फाई को बाद में लिखा है जानबूझ के कि वो थोड़ा एंगल को दिखाएगा। तो एंगल मतलब वो इनिशियल एंगल को दिखाएगा, तो ख़ैर हम समझेंगे कि फ़ाई क्या होता है, बस जनरल चीज़ इतनी लिख दी। ठीक है? यहाँ पे अभी आप कुछ मत देखिएगा कि हमने क्या चीज़ लिखी है, क्यों लिखी है, बस ये समझिएगा कि हमने ये चीज़ क्यों लिखी, बाकी फ़ाई क्या है ये सब हम समझेंगे आगे, बस मैथमेटिकली समझिए आप। तो इस तरीके से हमने इस पूरे फ़ंक्शन को, जो एक आवर्ती फलन था, आवर्ती गति को दिखा रहा था, उसको हमने इसमें रिड्यूस कर दिया। ये भी आवर्ती गति को दिखाएगा, ठीक है? तो ये आप चीज़ ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम डी फाई एक अचर है, यहाँ से डी को निकाल सकते हैं, इसका मान कैसे? अगर हमने इस दोनों समीकरणों को वर्ग किया और फिर जोड़ दिया, तो हमारे पास ये आ गया। ये तो हमने सदिशों वालों में भी बहुत ज़्यादा किया है, तो मैं ज़्यादा स्पेसिफाई नहीं करूँगी इसको। और इसके बाद ये वाली जो समीकरण है, इसको हमने भाग लगा दिया इस वाली से, ताकि वो tan फाई बन जाए और हमारे पास ये आ जाए। इसमें हमने फाई का मान निकाल लिया, ठीक है? अब इस तरीके से हमने इस एक समीकरण को इस दूसरी, मतलब ये जो एक आवर्ती फलन था, इसको हमने उसको शॉर्ट में बदल दिया, ठीक है? ये चीज़ आप याद रखेंगे जो हमने किया है। तो इस तरीके से हमने किसी भी आवर्ती फलन को उचित गुणांक वाले विभिन्न आवर्तकाल के किस में चेंज कर लिया? साइन या कॉस के जो फलन हैं उनके अध्यारोपण में व्यक्त किया जा सकता है। ये चीज़ हमने, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, कि हम आवर्ती फलन को किस तरीके से मैथमेटिकली दिखा सकते हैं। तो या तो हम साइन के रूप में दिखा सकते हैं या कॉस के, और अगर हम दोनों के रूप में भी दिखा रहे हैं
तो वो भी एक आवर्ती फलन को दिखाएगा। ये हमें यहाँ से पता चल रहा है और इसको हमने रिड्यूस किया है ऐसे। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी ये चीज़ें तो याद रह ही जाती हैं जब हम इसको करते हैं, ठीक है? पर ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि कैसे हमने ये चीज़ की है। ये हमने पूरा ये सीखा, ये जो चीज़ थी फूरियर ने बताई थी कि ये हम ऐसे कर सकते हैं किसी मतलब मैथमेटिक्स के इन फलनों का जो एक पीरियोडिसिटी दिखा रहे हैं, पीरियोडिसिटी यानी कि जो पुनरावृत्ति दिखा रहे हैं, उनका इस्तेमाल हम ऐसी चीज़ में कर सकते हैं, ऐसी गति में जो कि पुनरावृत्ति वो खुद भी दिखा रही होगी। तो यहाँ वहाँ से हमने यहाँ पे इन चीज़ों का यूज़ किया है, साइन कोसाइन का। ख़ैर हम किसी भी गति को इस तरीके से भी दिखा सकते हैं कि केवल ए साइन ओमेगा टी के टर्म्स में भी या कॉस ओमेगा टी के भी टर्म्स में। बस मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से दिखाया है ताकि मतलब बुक में भी इस तरीके से इसलिए दिखाया है कि कॉम्बिनेशन भी एक आवर्ती फलन को दिखाता है और उसे हम इस रूप में व्यक्त करते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आज हमने इस वीडियो में क्या सीखा, सबसे पहले तो हमने पीछे का रिवाइज़ किया आवर्ती गति और आवर्तकाल के बारे में समझा। ये जो निश्चित समय अंतराल होता है, जिसके बाद पुनरावृत्ति हो रही है, वो गति रिपीट हो रही है, उस समय अंतराल को हम कहते हैं आवर्तकाल। न्यूनतम रहता है क्योंकि उससे कम में ऐसा बात नहीं बनती कि इसके बाद पुनरावृत्ति होगी, इसलिए वो न्यूनतम है, उसके बाद पुनरावृत्ति होगी, ठीक है? इसका मात्रक हमने देखा, इस एग्ज़ाम्पल से हमने देखा कि यहाँ पे ये जो टाइम था, ये था हमारे पास आवर्तकाल। फिर हमने फ्रीक्वेंसी के बारे में सीखा कि आवर्तकाल में दोलन हो रहे होंगे पूरे के पूरे आवर्तकाल में, लेकिन हम एक प्रति इकाई समय में दोलनों की संख्या को कहेंगे आवृत्ति, ठीक है? यहाँ पे ये गलत लिखा है, आवर्तकाल नहीं आएगा यहाँ पे, केवल आवृत्ति आएगा, प्रति इकाई समय में दोलनों की संख्या। इसका मात्रक हमने ये देखा था, इसको हम इस तरीके से भी प्रदर्शित करते हैं। मात्रक कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं इसका, बस पता होना चाहिए कि ये ऐसा। फिर हमने इसमें डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं आवर्ती गति में, तो आवर्ती फलनों में हम एक फलन के रूप में हमने लिखा जो चेंज हो रहा हो, तो हमने कॉस और साइन के टर्म्स में लिखा। फिर हमने इसका कॉम्बिनेशन के टर्म्स में भी लिखा और इसी कॉम्बिनेशन को हमने चेंज करके दिखाया इसमें। अभी इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना कि ये फाई क्या है, ये डी क्या है, इसे हम अगली वीडियो में समझेंगे। आने वाली वीडियोज़ में हम अच्छे से इन चीज़ों को समझेंगे। तो बस ये पता होना चाहिए कि इसको हमने रिड्यूस किया है इसमें, क्वेश्चन भी क्योंकि हमें करना है और इन दोनों टर्म्स को तो हमने यहीं से निकाला है, ठीक है? तो अगली वीडियो में हम इन 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उदाहरण 13.1 और 2 को। तो तब तक के लिए आपने जो भी सीखा है उसको आप रिवाइज़ करते रहेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू।